हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रल बैंकिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, वो क्या काम करती है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है कंपनी को एनबीएफसी बनने के लिए, एनबीएफसी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, किसके पास पावर्स है रेगुलेशन करने के लिए, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मीनिंग समझेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती क्या है। तो देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि बैंकों के जैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है, पर उनके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बैंकों के जैसे ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पर उनके पास कोई भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी एक एनबीएफसी है, ठीक है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस की बात कीजिए, वो भी गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं बैंकों के जैसे ही, पर उनके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, तो वो भी आपकी एनबीएफसी की कैटेगरी में ही आ जाती है। तो मीनिंग आप समझ चुके हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, कोई भी कंपनी को एनबीएफसी बनने के लिए खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। नॉर्मली हमारे देश के अंदर एनबीएफसी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। इसीलिए ज्यादातर जो एनबीएफसी होती है उनको खुद को आरबीआई के अंदर जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी एज ए एनबीएफसी आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, तो उसे कुछ कंडीशंस को जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या होंगी? सबसे पहले, कोई भी बिजनेस अगर एनबीएफसी बनना चाहती है तो उसे एज अ कंपनी खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013 के अंदर। यानी कि कोई भी बिजनेस अगर एनबीएफसी बनना चाहता है तो वो पहले कंपनी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी की जो नेट ओन्ड फंड है वो कम से कम यहाँ पर 2 करोड़ रुपए जो है वो होनी चाहिए। इससे अगर कम होगा तो काम नहीं बनने वाला है, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस होगा वो बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटीज रहेगा, यानी कि वो फाइनेंस के अंदर ही जो है वो डील करेगी, जैसे कि लोन देगी पब्लिक से, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी वगैरह वगैरह, और कोई काम जो है वो नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इट शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर फ्रॉम द फाइनेंशियल फील्ड और अ सीनियर बैंकर एज अ डायरेक्टर। बिल्कुल करेक्ट है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे उसमें कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसे फाइनेंशियल फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर वो किसी ना कोई भी बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है सीनियर, वो भी डायरेक्टर जो है वो बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सिबिल है यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड है, उसके अंदर उस कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसने ना तो कोई फ्रॉड किया होना चाहिए, ना ही उसके डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड किया होना चाहिए, ना ही उसने कोई डिफॉल्ट किया होना चाहिए। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तभी उसे आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद कुछ ऐसी स्पेशल एनबीएफसी होती हैं जिन्हें आरबीआई के अंदर रजिस्टर होना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको ना अदर बॉडीज जो है वो रेगुलेट करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर नहीं आती है, बल्कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उसे रेगुलेट करती है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को खुद को आईआरडीए के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है, ना कि आरबीआई के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है ना, जो हाउसिंग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको हमारे देश के अंदर जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो सुपरवाइज करता है, यानी कि इनको नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसके बाद जो चिट फंड कंपनीज होती है, इनको चिट फंड एक्ट के द्वारा जो है वो रेगुलेट किया जाता है। तो उन्हें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रही है। फिर आता है आपका यहाँ पर निधि कंपनीज, ठीक है। निधि कंपनीज को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो रेगुलेट करते हैं, इसीलिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर खुद को रजिस्टर जो है वो करवाना पड़ता है। उसके बाद जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज होती है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं, या फिर जो कंपनीज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर रन की जा रही है, उन्हें सभी के अंदर खुद को जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्लियर है आपको? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर्स ऑफ आरबीआई फॉर रेगुलेशन। तो आरबीआई के पास क्या पावर है रेगुलेट करने के लिए एनबीएफसी को? तो नॉर्मली देखो, जो आपके एनबीएफसीज है उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। अगर आपसे कोई नॉर्मल इन जनरल पूछे कि
हमारे देश के अंदर एनबीएफसीज को कौन रेगुलेट करता है, तो आपका आंसर आरबीआई होना चाहिए। हालांकि उसकी कुछ एक्सेप्शन है जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पर नॉर्मली आरबीआई ही रेगुलेट करता है। तो आरबीआई को ये पावर्स कहाँ से मिलती है, तो आरबीआई को ये पावर्स मिलती है आरबीआई एक्ट 1934 से। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई एनबीएफसी जो है वो रेगुलेशंस को वायलेट करते या फिर किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस के अंदर इंगेज करती है, तो आरबीआई के पास पावर है कि वो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकता है और उसे काम करने से रोक सकता है। या फिर जो है आरबीआई जो है अगर वो एनबीएफसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि वो अब न्यू डिपॉजिट जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे उसके पास फंडिंग की कमी होगी और उनके जो ऑपरेशंस हो गए वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई एनबीएफसी है या फिर उसके जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो किसी भी तरह का क्राइम करते हैं, कोई भी फ्रॉड करते हैं, एम्बेजलमेंट करते हैं, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकता है आरबीआई। और जरूरत पड़ने पर जो आरबीआई वो वाइंड अप पिटीशन भी दे सकता है। अगर कोई यहाँ पर एनबीएफसी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और आरबीआई को लग रहा है कि अब ये एनबीएफसी सही तरीके से काम नहीं कर सकती, इसको बंद कर देना ही सही रहेगा, तो आरबीआई जो है वो कोर्ट के अंदर पिटीशन दे सकती है कि इस एनबीएफसी को वाइंड अप किया जा सके और इसको काम करने से रोका जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर पावर्स है आरबीआई की एनबीएफसी को रेगुलेट जो है वो करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या है आपका स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये ना नया फ्रेमवर्क है एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए। इसको 22 अक्टूबर 2021 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इस रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के अंदर एनबीएफसी को 4 लेयर्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि डिवाइड किया गया है। और इन लेयर्स के अंदर हम बेसिकली एनबीएफसी को उसके साइज, एक्टिविटीज और परसीव्ड रिस्क लेवल के हिसाब से जो है वो कैटेगराइज करते हैं, यानी कि डालते हैं। तो अगर हम इन 4 लेयर्स की बात करें, इसमें सबसे पहली लेयर आती है लो लेवल पर, वो है बेस लेयर। इसके अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आ जाती हैं। सबसे पहले देखो, अगर कोई एनबीएफसी है उसका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम है और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। उसके बाद जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। जो अकाउंट एग्रीगेटर हैं वो आ जाएंगे। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद अगर कोई एनबीएफसी जो है वो पब्लिक फंड्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, कस्टमर फेसिंग एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करती है, तो वो भी इसके अंदर ही आएंगी। फिर आता है आपका यहाँ पर मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी सारी की सारी आ जाती है, चाहे उनका एसेट साइज कितना भी हो। अगर वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो वो इस कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाएगी। उसके बाद नॉन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ या फिर उससे अबव है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। जो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर है वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट या फिर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, वो मिडल लेयर के अंदर जो है वो आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ पर अपर लेयर। अपर लेयर के अंदर ना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नोटिफाई करता है कि कौन सी एनबीएफसी जो है वो आएंगे। नॉर्मली देखो, ऐसी एनबीएफसी जिनका एसेट साइज सबसे ज्यादा होता है, टॉप 10 जो एनबीएफसी होती हैं एसेट साइज के हिसाब से, वो इस लेयर के अंदर जो है वो आती है। ठीक है, और आरबीआई खुद जो है वो इसको नोटिफाई जो है वो करता है, ये आपने ध्यान में जो है वो रखना है। फिर आता है आपका यहाँ पर टॉप लेयर। टॉप लेयर जो है वो नॉर्मली एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। ये तभी इसके अंदर एनबीएफसी को इंक्लूड किया जाता है अगर आरबीआई को लगता है कि कोई ऐसी एनबीएफसी है जो अपर लेयर के अंदर मौजूद है और उसका जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो बढ़ गया है, और आरबीआई को लगता है कि अब हमें इसे टॉप लेयर में डाल देना चाहिए, तो उस एनबीएफसी को हम टॉप लेयर में जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी की। कैपिटल एडुकेसी क्या होती है, सबसे पहले कैपिटल एडुकेसी को समझेंगे हम। तो देखो, आपकी जो एनबीएफसी है वो यहाँ पर कई तरह के लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इन लोन्स एंड एडवांसेस में क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि हो सकता है कि जो बोरोवर है वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर दे और वो लोन का पैसा वापस ही ना करे। ठीक है, तो इन लोन्स एंड एडवांस में से कुछ ऐसी एसेट्स होते हैं जो कि रिस्की होते हैं, यानी कि कंपनी को लगता है कि यहाँ पर डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, यानी कि बोरोवर डिफॉल्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एनबीएफसी को बोला जाता है कि आपके जितने भी रिस्की एसेट्स हैं ना, उसके लिए आप कुछ पैसा अपने पास स्टोर करके रखो, यानी कि आप कैपिटल अपने पास स्टोर करके रखो, ताकि अगर डिफॉल्ट होता है तो आप आसानी से उस लॉस को जो है वो कवर कर पाओ। और उसी को हम कैपिटल एडुकेसी कहते हैं। तो नॉर्मली जितने भी यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स होती हैं एनबीएफसी के,
उसके कंपैरिजन में कम से कम 15% उसको कैपिटल अपने पास होल्ड करके रखनी पड़ती है। जैसे अगर मान के चले कि एक एबीसी कंपनी है, एनबीएफसी है, उसकी यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की रिस्क वेटेड एसेट है, 15% यानी कि 15 करोड़ उनको कैपिटल अपने पास होल्ड करके जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो आपकी रेगुलेटरी कैपिटल है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए बोला गया था कि जो एनबीएफसी अपर लेयर के अंदर है ना, उन्हें अपना जो CET1 कैपिटल है, ये काफी प्राइमरी कैपिटल मानी जाती है, वो कम से कम 9% होना चाहिए, यानी कि 15% में से 9% जो है वो CET1 में जो है वो होना चाहिए। CET1 कैपिटल जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो क्रेडिट कंसंट्रेशन लिमिट है उसे भी एनबीएफसी की जो टायर 1 कैपिटल है, यानी कि ये वाली CET1 कैपिटल, उसके हिसाब से ही जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, यानी कि उसके ओन्ड फंड की बजाय जो आपका टायर 1 कैपिटल है उसके बेसिस पे ही क्रेडिट कंसिडरेशन लिमिट जो है वो फिक्स की जाएगी कि यहाँ पर एनबीएफसी मैक्सिमम कितना लोन वगैरह जो है एक सिंगल एंटिटी या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी। ठीक है, तो देखो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि उन एनबीएफसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो है वो फेस कर रही होती है। इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो लिए जाते हैं ताकि एनबीएफसी का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको दूर किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके, उसे बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है। तो अब क्योंकि देखो एनबीएफसी का जो साइज है वो तेजी से बढ़ रहा था, इंटरकनेक्टनेस बढ़ रही थी, इसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021 में पीसीएफ फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। उसके बाद ये जो फ्रेमवर्क है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था और सुपरवाइजरी टूल्स को मजबूत बनाने के लिए एक 1 अक्टूबर 2022 को पीसीएफ फ्रेमवर्क को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट एनबीएफसीज के ऊपर एप्लीकेबल होता था, और जितने भी यहाँ पर ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है जो कि मिडिल या फिर मिडिल अपर या फिर टॉप लेयर्स के अंदर है उनके ऊपर भी ये फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता था। हालांकि जो एनबीएफसीज है पब्लिक फंड्स को एक्सेप्ट नहीं करती थी, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइमरी डीलर, एचईएफ इसके ऊपर एप्लीकेबल जो है नहीं होता था। इस फ्रेमवर्क के अंदर ना कुछ सर्टेन मैंडेटरी डिस्क्रिशनरी एक्शन जो है वो प्रिस्क्राइब किए गए थे, यानी कि अगर कोई भी एनबीएफसी फाइनेंशियल स्ट्रेस को फेस करती थी तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। उसके बाद लीवरेज और कंसंट्रेशन एक्सपोजर के ऊपर रिडक्शन कर दी जाती थी, और यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, स्टाफ एक्सपेंशन, इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जाती थी। वो इसलिए किया जाता था ताकि जो एनबीएफसी जो पहले ही फाइनेंशियल ट्रस्ट फेस करी है वो ज्यादा रिस्की काम ना करें, जिससे कि उनका जो भी फाइनेंशियल ट्रस्ट है उसको हम कंट्रोल जो है वो कर सकें। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिगार्डिंग द एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गए तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप अच्छे तरीके से सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो लाइव क्लास होती है वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है। तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है ibf.info, उसके थ्रू भी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।